30 नंबर की मैथ आती है, जिसमें से 24 क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन बचे 6 क्वेश्चन सिलेक्शन ये डिसाइड करते हैं। जिन बच्चों ने इन 6 क्वेश्चनों को हैंडल कर लिया, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस हिसाब से आपको मैथ पढ़ना है। तो रिवीजन में आपको बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन फोकस मेरा इन 6 क्वेश्चनों पे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है खास तौर पर जो मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में रह चुके हैं या ऑनलाइन क्लास इन्होंने मेरे से अटेंड किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें, वो सारे तरीके बताऊंगा मैं जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। क्योंकि जी हाँ मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुकी है, 17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सारी तैयारी एक एक करके हर सब्जेक्ट की करवाऊंगा, लेकिन ये यहाँ पर जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है खास तौर पर जो मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में रह चुके हैं या ऑनलाइन क्लास इन्होंने मेरे से अटेंड किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें, वो सारे तरीके बताऊंगा मैं जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। क्योंकि 40-50 बच्चे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है खास तौर पर, ताकि उनके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, तैयारी अच्छे से हो जाए। अगर अन्य बच्चे इसमें फायदा उठा पाते हैं तो उठा पाते हैं, है ना। कोई कमेंट करके ये नहीं कहेगा जो मुझसे नहीं पढ़ा है कि सर, है ना, कि बेसिक से पढ़ाओ, क्योंकि बेसिक से पढ़ाने का टाइम नहीं है ना। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, सारे टॉपिक आपके क्लियर हैं, तो आप इस वीडियो को देखना, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे, ईयर वाइज टॉपिक लेके चलेंगे। मतलब आप ये समझो जैसे हम परसेंट यहाँ पर आपका रिवीजन करवाएंगे, तो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित पिछले 3-4 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, है ना, और रेलवे ग्रुप डी को ही नहीं, रेलवे एनटीपीसी, है ना, ग्रेजुएशन लेवल हो, 10+2 लेवल हो, साथ साथ में एएलपी, जहां कहीं भी मैथ में परसेंटेज पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, ईयर वाइज सारी के सारे मैथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, ईयर वाइज करवाई जाएगी। यहाँ पर फिलहाल हम लोग 2018 का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, जिसमें, है ना, ग्रुप डी ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे परसेंट को लेकर, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर परसेंट का बता ही दूं कि परसेंट हमने बताया था कि परसेंट बोलते कैसे हैं। परसेंट मैंने बताया था 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत, है ना, यानी कि पर प्लस सेंट। और प्रति का मतलब क्या होता है? अपॉन, और सेंट यानी कि सेंट का मतलब सेंचुरी से बना हुआ है, सेंट, है ना, सेंट। ठीक है ना, सेंट किससे बना है? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100, और पर, ठीक है, पर का मतलब क्या? प्रति। और प्रति हम लोग किसके लिए लगाते हैं? बटे के लिए लगाते हैं। तो जो भी बटे में 100 की वैल्यू होती है उसी को हम लोग परसेंट बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि परसेंट मैंने आपसे कहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सिखाया था, तो कुछ परसेंट की वैल्यूज आपको कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे कि 1/2 को परसेंट में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 50% आएगा। अगर मान लो कहीं पर भी दिया है परसेंट के क्वेश्चन में 50%, तो वहां आपको निकालना ना पड़े कि 50% का मतलब 1/2 हो, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और 1/2 अगर लिखा है तो वहां पर मैं डायरेक्ट 50% लिख दूंगा, यानी आपको पता होना चाहिए कि 1/2 का मतलब 50% होता है। साथ साथ में इसी के साथ मैंने 1/3 का भी बताया था। 1/3 को क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3%, है ना। इस तरह की वैल्यूज हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी होती है। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे 1/6 का मतलब कितना? 16 सही 2/3%। इस तरीके से करके मैंने आपको वैल्यू सारी लिखवाई हुई है ना। 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब कितना? 1/8 का मतलब 12.5%, 12.5%। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। ठीक है ना। 1/10 का मतलब कितना? 10%, है ना। उसके बाद 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। ये बेसिक परसेंट है जो मैंने आपको बताया था। हालांकि जब मैंने आपको सिखाया था क्लास में, तो इसके अलावा भी बहुत सारे परसेंट के मैंने लिखवाए थे, डायरेक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग शुरू करेंगे। जो ग्रुप डी के पेपर में जितने भी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, साथ साथ में एनटीपीसी के और एएलपी के भी क्वेश्चन शामिल करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किए हैं, यानी उन्हें जो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल वाले, उन्हें हटा दिए हैं, और ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूरा कंपाइल किया हुआ है। ठीक है ना। तो आज हम लोग 2018 को टारगेट करेंगे, 2018 के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन आपको करना है,
है ना। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया रहेगा, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ में सिखाने का तरीका भी बढ़िया रहेगा, मतलब सॉल्विंग वैसे ही सॉल्विंग करवाऊंगा जैसे कि क्लास में अपने करवाता हूँ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, पहले एक ये बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लोग बेसिक करेंगे ताकि परसेंट का रिवीजन हो जाए। कि परसेंट में देखो, परसेंट की खास बात होती है कि परसेंट में दो ही चीजें पूछी जाती हैं, है ना। या तो परसेंट की वैल्यू बढ़ रही होगी, है ना, कितने परसेंट मान बढ़ गया, या घट रही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। दो ही चीजों की बात होती है, या तो मान घटेगा या तो मान बढ़ेगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर मान सिमिलर रहा, ना घटा ना बढ़ा, इसका मतलब परसेंट वाइज कोई चेंज नहीं होता है। तो परसेंट हमारा आता ही इसीलिए है कि जहां पर मान या तो घट रहा हो या तो बढ़ रहा हो, ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बेसिक वाले, है ना, ताकि ये चीज आपकी क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद उसका मान 360 हो जाता है ना, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो मान लो अगर संख्या 100 है तो 20% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 120% हो जाएगी। 20% है, 20% बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी, और 120 की वैल्यू दी है 360, है ना। हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 से 36 को काटोगे, 12 3 36, 1% का मान कितना, 3। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 100% का मान कितना होगा, 100% का मान 300 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइन से, है ना। अब देखो, बेसिक क्वेश्चनों में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि घटाना और बढ़ाना मैंने दोनों शामिल किया है। किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% घटा दिया गया, पहले 25% बढ़ाया गया फिर 20% घटा दिया गया, तो कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, है ना। देखिए, इसमें मैंने क्या बताया था इसमें मैंने 2 चीजें बताई थी कि अगर परसेंट सिंपल है तो कैसे करना है, अगर परसेंट कठिन दिए हुए हैं तो क्या करना है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे 25% और 20% सिंपल परसेंट होते हैं ये, ठीक है ना। अगर 25 की जगह पे अगर दे देता 16 से ही 2/3%, या 20% की जगह पे दे देता 14 से ही 2/7%, तो परसेंट थोड़े से मॉडिफाइड परसेंट में आ जाते हैं, उसे हम अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर परसेंट क्या है, सिंपल वैल्यूज दी हुई है, ठीक है ना। 25% बढ़ाया और 20% घटाया, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। अब 25% बढ़ाया, ठीक है ना, +25, 20% घटाया -20, है ना, और प्लस माइनस माइनस होता है, 25 गुणा 20/100। तो आप देखोगे 25 चुके 100, 4 5 20, 5 आ गया। यहाँ 25 -20 और -5 कितना हो गया हमारा, माइनस का 25, यानी कितना हो गया, 0%, है ना। अगर वैल्यू प्लस में आती तो आंसर प्लस में आता, माइनस में आती तो माइनस में आता, लेकिन यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। अलग से आपको ऐसे रेशियो में चेंज करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लगा देंगे, a + b, है ना, बेसिकली प्लस माइनस लगा लो, AB/100। अगर घटाया है तो उसे माइनस में कर लेंगे, अगर बढ़ाया है तो प्लस में कर लेंगे, ठीक है ना। इसे रेशियो से भी किया जा सकता है। कैसे, 25% का मतलब कितना, 1/4, 25% का मतलब कितना, 1/4, ठीक है। अब 25% का मतलब 1/4 है, बढ़ाया है तो 4 + 1 5, ठीक है ना। तो मैंने बताया था 4 + 1 5, यानी कि 5/4 हो जाएगा। 20% घटाया है, और 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, घटाया है तो 5 - 1 4, यानी मल्टीप्लाई 4/5। तो ये आपका देखोगे 4 से 4 कैंसिल, 5 का 5 कैंसिल, 1/1, ठीक है। तो 1/1 हो गया, है ना। नीचे वाली वैल्यू मैंने बताया था इनिशियल वैल्यू होती है, क्या होती है, इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान, और ऊपर वाली वैल्यू होती है बाद वाली वैल्यू यानी कि रिजल्ट। यानी पहले 1 था, बाद में भी 1 है, कोई परिवर्तन आया नहीं आया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0% आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये हम लोग तब करते हैं, है ना। इस तरीके का यूज हम लोग मोस्टली तब करते हैं जब परसेंट हमें कठिन दिए रहते हैं, यानी मॉडिफाइड वर्जन दिया रहता है। 33 से ही 1/3% लिख देता, तो ऐसे में करना आसान हो जाता है। अब 33 से ही 1/3% यहाँ पर दिया होता तो जोड़ने घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आती, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें आपको मैंने सिखाई हैं, तो याद होगी आपको। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है ना। अब यहाँ पर मैंने 2 चीजों को लिया है, बॉयज लिया है और गर्ल्स लिया है, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है ना। बॉयज लिया है और गर्ल्स लिया है। ये देखो कैसे करना होता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है
है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों से 20% अधिक है, तो लड़कियां अगर कह दें 100 है तो लड़के कितने हो जाएंगे 120। दोनों का रेशियो आराम से निकल आएगा 6:5, ठीक है ना। और कह रहा है कि कुल छात्र कितने हैं 132, और कुल छात्र 132 है, तो यहां पर देखो लड़के कितने निकल के आए 6, लड़कियां कितनी निकल के आई 5, तो कुल छात्र कितने हो गए 6 5 11, यानी 11 का मान दिया है 132। हम 1 का मान निकाल लेंगे काट के, 11 कम 11, 11 दूनी 22, है ना। किसकी संख्या पूछी है लड़कों की, और लड़कों की संख्या है कितनी 6। अब मेरे भाई 1 का मान कितना है 12, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 12, है ना, यानी 12 छंग 72। अगर लड़कियों का पूछता तो 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 हो जाता। लड़कों का पूछा है तो 12 छंग 72, आंसर कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके प्रॉपर वो क्वेश्चन है जो कि रेलवे में कठिन में मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पूछे जाए। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रेलवे का कोई भी, जैसे ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी के पेपर में आपके लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ से रिलेटेड। कितने आएंगे 30 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आएंगे, है ना। अब मैथ के 30 क्वेश्चन आए तो आप ये मान के चलो कि 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लगभग सब लगा के आएंगे। बचे कितने क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन बचे आपके, ठीक है ना, 5 6 7 क्वेश्चन बचे। जो बच्चा इन क्वेश्चनों को कर लेगा, 6 से 7 क्वेश्चनों को कर लेगा, सिलेक्शन उसी का होता है। वरना आप ये कहते रहोगे सर मैथ तो हमारी अच्छी है, 30 में से 24 25 क्वेश्चन तो हमारे बड़े आराम से बन जाते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये 6 7 क्वेश्चन छोड़ रहे हो जो कि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों पर डिपेंड करता है, सिंपल क्वेश्चनों पर सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो 6 से 7 क्वेश्चन जो आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप सिलेक्शन से उतना ही दूर रहोगे। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था, ग्रुप डी का ही पेपर है, 7 तारीख को 12 मतलब कि दिसंबर के महीने में पेपर हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में ये 75% थे, ठीक है ना। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त, अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स, जैसे पेपर 100 नंबर का है, 50 नंबर मिल गए उसे, तो अधिकतम नंबर कितने ला सकता था वो 100, है ना। तो यहाँ पर अधिकतम अंक मतलब पेपर कितने का है, ठीक है। तो एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो 75% थे, यानी कि अगर कोई लड़का है वो पेपर दे रहा है और 75% है तो खुश हो गया, है ना। उसे कितने परसेंट नंबर मिले 75% मार्क्स मिले। पेपर कितने का था हमें नहीं पता, कितने नंबर का पेपर था, कितने मार्क्स का पेपर था, हमें अभी ये नहीं बताया है। अब आगे देखो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, अगर आपने इसमें कोई तरीका लगाया, कोई ट्रिक लगाया, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन का लॉजिक नहीं समझोगे तब तक इन क्वेश्चनों को आप टैकल नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन उन्हीं 5 से 6 क्वेश्चन में आते हैं जो बच्चों के छूट जाते हैं और उन्हें सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको देखना है कि लॉजिक कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। देखो, तो प्रतिशत में के रूप में देखा जाए तो 75% उसके नंबर आए, है ना। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता, है ना, प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता, यानी जितने का भी पेपर था, मान लो m नंबर का पेपर था, वो कह रहा है इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता, यानी कि अब पेपर कितने का हो गया m+1 नंबर का हो गया, ठीक है ना। कितने का m+1 नंबर का पेपर की मार्किंग होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो बढ़ाया है उसकी वैल्यू भी 1 नंबर ही है ना। देखो लिखा है प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है, एक अंक का एक प्रश्न, यानी एक प्रश्न की वैल्यू कितनी 1 अंक, है ना। एक प्रश्न करने पर 1 नंबर ही मिलेगा, है ना। तो एक प्रश्न और जोड़ दिया गया, यानी अब नंबर कितने के हो गए m+1 का हो गया, ठीक है। आगे देखो, और वह इसका उत्तर सही देता है तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता है, यानी जो ये एक बढ़ा इसे उसने सही लगा दिया, तो यहां पर इसे कितने परसेंट नंबर मिल गए 76% नंबर मिल गए। बात क्लियर है ना। आगे देखो, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे,
परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? प्रारंभिक अधिकतम अंक, प्रारंभिक मतलब इस m की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। प्रारंभिक मतलब इस m की वैल्यू की बात हो रही है ना। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि प्रारंभ में कितने नंबर का पेपर था, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो जरा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं ऐसा कहूं आपसे, है ना, ऐसा कहूं कि m नंबर का पेपर था, ठीक है, m नंबर का पेपर था, इसमें कितने नंबर मिल रहे थे उसे? 75%, ठीक है। कितना मिला उसे? 75 नंबर उसे मिले, 75 नंबर उसे मिले, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अब पेपर कितने का हो गया? अब पेपर हो गया m+1 नंबर का। यहां पर कितने नंबर मिले? 76 नंबर मिले, 76 नंबर मिले, बट ठीक है ना। यहां अगर आप देखोगे, अगर 76 नंबर मिलते हैं यहां पर, तो परसेंट निकालोगे तो m+1 मल्टीप्लाई 76/100 ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है ना, है ना। अब मेरे भाई एक बात देखो जरा, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो कम से कम आपको 4-5 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी और क्वेश्चन हो जाएगा कठिन, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा कठिन। यहाँ पे मैंने बताया था लॉजिक क्या लगाना है, क्वेश्चन तो आप समझ गए ना। अब क्वेश्चन समझ गए, अगर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह की क्वेश्चन बनेगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो टोटल मार्क्स है m, है ना, 75/100 है, ठीक है ना। अब 75/100 है यहाँ पर, इसका मतलब जो भी आंसर होगा, 75 का मतलब क्या? 75 का मतलब 75 हमारा 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। बेसिकली अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये 75/100 नहीं लिखा हुआ है, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये लिखा हुआ है कितना? ये लिखा हुआ है 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे, यानी कि वैल्यू 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 3 और 4 के मल्टीपल में है m, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा 3 और 4 के मल्टीपल में, तो 3 और 4 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, कितना? 24, बट ठीक है ना। अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन अगर हम बनाए तो इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी? इक्वेशन पता है, ये तो मैंने आंसर आपको बता दिया, लेकिन इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, ठीक है। इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, इक्वेशन आपकी बनेगी, m मार्क्स का पेपर था, ठीक है, m मार्क्स का पेपर था, यहां पे कितने नंबर मिले उसे? 75, 75 का मतलब 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है ना, इतने नंबर मिले, है ना। अब उसने कहा इसमें एक नंबर और बढ़ गया, यानी ये जो नंबर मिले कितने में से मिले? m में से मिले, ठीक है ना, इसमें एक नंबर और बढ़ गया उसका, है ना। अब ये जो एक नंबर बढ़ा, ये कितने परसेंट, अगर इसका हम परसेंट निकालें, ठीक है, तो कितने में से निकलेगा? m+1 में से निकलेगा, है ना। और ये जो परसेंट है किसके बराबर है? 76/100 के बराबर है। बात समझ में आई, है ना। मतलब कि m मार्क्स का पेपर था, 75% नंबर मिले उसे, तो कितने नंबर हो गए? m मल्टीप्लाई 3/4, एक नंबर और बढ़ गया तो +1। अब पेपर कितने का हो गया? m+1 का हो गया, है ना। और परसेंट कितना निकल के आ गया इसका? 76/100, जो कि दिया हुआ है, तो बराबर में 76/100 हमने लिख दिया। बात क्लियर है ना। यहां से आप देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 4 से काट दोगे तो नीचे आएगा 25, ठीक है, ऊपर बचेगा 4 एकम 4 और 4 नम 36, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पर, है ना, तो 25 का मल्टीप्लाई वहां ऊपर होगा और 19 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे होगा। तो 25 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 25 तिया 75, ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 तिया 75/4 m प्लस 25 एकम 25 बराबर, है ना। 19 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे नीचे तो 19m प्लस 19, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, अगर हम 19m को यहां ले आए, 19m को यहां ले आए और 25 को वहां ले जाएं, है ना, या एक काम कर सकते हैं, 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का सब में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 75m, ये नीचे वाला 4 खत्म, 25 चौके 100 बराबर, है ना, 19 चौके कितना हो जाएगा? 4 नम 36, 4 3 7, 76m प्लस 76। अब यहां पर आप देखोगे 76m 75m, 75m इधर जाएगा तो 1m बचेगा, है ना, और इधर 100 है, उधर 76 है, तो ये 76 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, यानी m की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 24
4 आ जाएगी, है ना। और कितना नंबर आ रहा था, 24 आ रहा था, शुरू में ही बता दिया था। बट ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो आपको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आप थोड़ी सी बुद्धि लगा दोगे, है ना, तो हमें शुरू में ही पता चल जाएगा कि वो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, और 3 और 4 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है 24। ठीक है, आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को इक्वेशन बना के भी करते हो तो भी बहुत बेस्ट है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके 4 या 5 क्वेश्चनों में से आते हैं। बस समझे। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक तो दिया कि पूरी जनसंख्या कितनी है, 8000। पूरी जनसंख्या कितनी है, 8000। अब इसमें दो लोग शामिल हैं, ठीक है ना, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मेल की जो संख्या है वो कितने परसेंट बढ़ती है, 8% बढ़ जाती है, और फीमेल की कितनी, 12% बढ़ जाती है ना। और जब ऐसी वृद्धि होती है तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, टोटल जनसंख्या बढ़ जाती है 8000 से बढ़ के हो गई 8680, ठीक है ना। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है सबसे बेस्ट तरीका है एलिगेशन लगा दो आप, ठीक है। अब देखो ये काम हमें करना पड़ता है, अगर आप इसकी भी इक्वेशन बनाओगे तो लंबी चौड़ी इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन कैसे बनेगी आप ये समझो, जैसे मेल है मल्टीप्लाई 8% बढ़ा 108/100 प्लस फीमेल है ना। फीमेल कितनी हो जाएंगी, 8000 माइनस फीमेल, ठीक है ना भाई। एम अगर मेल है तो ये 8000 माइनस एम, ये फीमेल हो गई। इसमें कितने परसेंट बढ़ा, 12%, 112/100, और बराबर में आपका कितना आ जाएगा 8680। तब फिर यहाँ पर एम की वैल्यू निकल के आएगी, यानी मेल की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। 8000 में से माइनस करोगे तो फीमेल की निकल के आएगी। लेकिन आप सोचो इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए आप एग्जाम देने अगर जा रहे हो तो आप सोचो कि आपका सिलेक्शन कोसों दूर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोसों दूर है। करना क्या है कि जैसे हमने देखा कि मेल का परसेंट दिया हुआ है 8% बढ़ रहे हैं, फीमेल का परसेंट दिया हुआ है 12% बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनसंख्या भी दी है 8000 से बढ़ के 8680 हो गई, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ये निकाल लें कि जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो आप देखोगे जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 680 बढ़े, 8000 थे 8680 हो गए, तो 680 बढ़े कितने में से, 8000 में से, मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, 4 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28 बटे 4 दूनी 8, यानी 17/2। यानी कि अगर हम मेल प्लस फीमेल में कितना बढ़ा, यहां लिखते हैं 17/2% टोटल, है ना। और एलिगेशन लगाते हैं, यानी कि यहां से माइनस करके यहां, इधर से माइनस करके यहां, अपना काम हो जाएगा, है ना। 8 माइनस 17/2 करोगे तो 8 दूनी 16, यानी 1/2 बचेगा, है ना। 12 दूनी हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 माइनस 17 हो जाएगा कितना, 4 3 7, है ना, यानी कि हो जाएगा 7/2। ये आ गया रेशियो, ठीक है ना। अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते हो तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 7:1 हो जाएगा अनुपात। कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा रेशियो, है ना। अब यहाँ पर निकालना है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या आप देखोगे कितनी है, 1, है ना। महिलाओं की संख्या कितनी है, 1, कितने में से, 7 + 1 8, है ना। और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल संख्या में से, तो टोटल संख्या है 8000, ये कटेगा कितना बचेगा, 1000। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000, है ना। तो महिलाओं की संख्या पूछी थी, आ गई। तो आप आराम से परसेंट में एलिगेशन लगा के देखो, अगर हमें मौका मिला तो हम परसेंट में एलिगेशन भी लगाएंगे, नंबर सिस्टम भी लगाएंगे, है ना, यूनिट डिजिट भी लगाएंगे, डिजिटल सम भी लगाएंगे, एवरेज भी लगाएंगे, जो मौका मिलेगा वो चीज लगा देना है। इससे फायदा क्या होता है कि जिस
मेथड में वो क्वेश्चन, जिस चैप्टर में परसेंट का क्वेश्चन है, अगर आप परसेंट से लगाने जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन से हो रहा है तो हम क्यों ना लगाएं, या एवरेज से हो रहा होता तो क्यों नहीं लगाते, या डिजिटल सम से हो रहा होता तो क्यों नहीं लगाते, या यूनिट डिजिट से हो रहा होता तो क्यों नहीं लगाते। जिसमें मौका मिले वो लगाओ ताकि आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाए, छोटा हो जाए। बट ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या लिखा है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,86,220 है ना, तो एक साल पहले शहर की आबादी कितनी थी, एक साल, है ना, तो एक साल पहले की बात हो रही है, पहले यानी कि पीछे की बात हो रही है, पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो आप मेरे भाई ये बताओ कि टोटल जनसंख्या अभी कितनी है, 1,85,220, ठीक है। हर साल 5% की दर से बढ़ रही है, और जब भी पीछे जाना होता है तो मैंने आपको बताया है 100 कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। जब भी पीछे जाना होगा, आगे जाना होगा 100 नीचे ही रहेगा, पीछे जाना 100 ऊपर आ गया, है ना। कितने परसेंट, 5% से बढ़ रही है ना, तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है ना। एक साल की बात की है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल की बात की होती तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व कर दो, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इसे काट दो। 100 हालांकि कट सकता है, लेकिन इसे काट दोगे तो हमारे 2 जीरो लगाने के लिए बच जाएंगे। अब देखो इसे काटोगे तो 5 से 15, है ना, 15 बचा 3 हमारे पास, 5 सत्ते 35, 0, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, है ना, यहाँ पर जीरो ये खत्म हो गया, ठीक है ना, ये 2 जीरो बचे हैं, यानी आंसर वही होगा जिसके पीछे 2 जीरो होंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं है अपना, ठीक है। यहाँ देखो यूनिट डिजिट कितना है 1, यहाँ पे 21 में यूनिट डिजिट कितना है 1, है ना, और यहाँ कितना है 4। 21 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा होगा, हमें पता है क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे आप, है ना, क्लियर कट नंबर दिए हुए हैं, पॉइंट में नंबर, दशमलव में नंबर नहीं दिया है। इसका मतलब 21 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा होगा। अगर हो रहा होगा तो इसके लास्ट में कितना है 4, और इसके लास्ट में कितना है 1, यानी जो भी नंबर इसे 21 से जितनी बार में भी काटोगे उसके लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो यहाँ देखो 4 किसमें है, यहाँ पर, और 2 जीरो पीछे से, ये 100 वाले 2 जीरो तो लगे ही हैं, यानी कि 400 जिसके पीछे होगा वही हमारा आंसर, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1,76,400। बात क्लियर है, यानी अगर 21 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, है ना, 1764 बार में कट जाएगा। या तो आप इसे काटो, डिवाइड करो, है ना, या तो फिर आप डायरेक्ट अंदाजा लगा लो कि ये कटेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यानी लास्ट में तो 4 आएगा ही आएगा, 2 जीरो है, यानी पीछे 3 नंबर हमें मिल गए 400, और 400 इसमें था, हमने पट्टे से आंसर लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, जहां डिजिटल सम लगेगा वहां डिजिटल सम, और जहां नंबर सिस्टम से यूनिट डिजिट लगेगा हमने यूनिट डिजिट लगाएंगे, है ना, जहां एवरेज लगेगा एवरेज लगाएंगे, जहां मिक्सचर लगेगा मिक्सचर लगाएंगे, जहां एलिगेशन लगेगा एलिगेशन लगाएंगे। यानी एक चैप्टर में हम सारे चैप्टरों को मिक्सअप कर सकते हैं आसानी से अपनी सुविधा के लिए। वहां एग्जामिनर को आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो मैंने इतने बढ़िया मेथड से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको खाली टिक लगा के आना है, एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं करना है कि तुमने कैसे किया है ना, यहाँ टिक लगा के आना है आपको खाली, ठीक है ना। तो टिक लगाना है और कम समय में लगाना है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चाहे जैसे बन पाए वैसे सॉल्व करो, लेकिन जल्दी सॉल्व करो। अगला यहाँ देखो, एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए, कितने परसेंट, 96% छात्र पास हुए, और 50% छात्र असफल हो गए, है ना। कितने छात्र उपस्थित थे। अब यहाँ पर देखो, अगर 96% छात्र पास हुए तो इसका मतलब फेल कितने हुए, फेल हुए आप कहोगे 4%, और फेल वालों की संख्या दी है 50, छात्र असफल रहे, और फेल वालों की संख्या दी है 50, यानी 4% का मान दिया है 50। तो पूछा है कुल कितने, यानी कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी टोटल कितने बच्चे पेपर देने गए थे, तो हम 100% निकाल देंगे। अब 4% का मान 50 है, और दोनों साइड अगर 25 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 25 चुके 100% ये हो गया, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125 और 0, यानी 1250। आंसर कितना हो जाएगा, 1250 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी हम लोग ग्रुप डी के 2018 के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके लगा रहे हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखोगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए,
जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे अंक प्राप्त हुए, यानी कितने अंक उसे मिले, है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि 450 का पेपर था, 58% अंक मिले, यानी 58/100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब देखोगे नीचे ये 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से काटोगे, है ना, 2 दूनी 4, 2 नम 18, कितना आ गया 29 गुणा 9, है ना। तो लास्ट में देखोगे कितना हो जाएगा 29 गुणा 9 261, ठीक है, 29 गुणा 9 261, तो उसे कितने नंबर मिले 261 नंबर उसे प्राप्त हुए कुल, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो, है ना, जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं भी की है वो भी इसे कर लेंगे, क्योंकि ये तो कक्षा मतलब 5 से ही सिखाना चालू कर देते हैं, बात समझ रहे हो। तो इन क्वेश्चनों में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहां देखो, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की? 3% की वृद्धि हो जाती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख 30 लाख, ठीक है, कितनी है 30 लाख है ना, 3 2 5 और 1 6, 30 लाख है। तो 3 वर्ष बाद, अब यहाँ पे क्या लिखा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अभी कितनी है? अभी है 30 लाख, ठीक है ना। और 3% हर साल बढ़ती है, 3% हर साल बढ़ती है, इसका मतलब 1 साल बढ़ी तो 103/100। अब यहाँ पे मैंने 100 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि हमें आगे जाना है, ठीक है, 3 वर्ष बाद जाना है, आगे जाना है, 100 नीचे ही रहेगा, है ना। दूसरा साल के लिए 103/100 मल्टीप्लाई तीसरे साल के लिए 103/100, है ना। अब आप देखोगे 2 0 2 0 6 0 हो गए, तो 6 के 6 0 ये खत्म, 3 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103, ठीक है। तब आप यहाँ पे देखोगे, है ना, यहाँ पे 3 किया 9 3 27 3 81, लास्ट में तो 81 है, 81 यहाँ पर है, ठीक है। तो 100 100 100 ये 100 ये 100 ये और 3 ये, है ना, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 1 1 1 और ये, है ना, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 32,78,181 आ जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो इसे, अब इसे करने के 2 तरीके हैं, यहाँ तो मैंने अंदाजा लगा लिया, ठीक है। इसे करने के 2 तरीके, या तो आप यूनिट डिजिट से करो, लेकिन यूनिट डिजिट में आप देखोगे सब चीजें पीछे के नंबर बराबर दिए हैं, एक नंबर नहीं 2 नंबर बराबर दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम नहीं लगा रहा है तो इसे सॉल्व करने के, अगर डिजिटल सम नहीं लगाना है तो इसे सॉल्व करने के लिए तरीका होता है कि जब सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई हो तो इसे कैसे करते हैं, उस चीज में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने नंबर सिस्टम में सिखाया हुआ, तो नंबर सिस्टम का वीडियो तो पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लेना जाके, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखोगे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? ठीक है ना, 4 ऑप्शन है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना 42% है ना, यानी अगर उसे पास होना है तो 42% नंबर चाहिए ही चाहिए, है ना। और अधिकतम अंक, यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो पेपर जब 450 का है और पास होने के लिए 42% चाहिए, तो 42/100 कर दो, पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स कितने हैं या कितने नंबर में पास हो रहा है। 0 से 0, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 9, 2 से काटोगे और 21, ठीक है। 21 नंबर कितना? 21 नंबर 189, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 189 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर 21 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, 21 नंबर 21 हमें तो लिखना पड़ेगा 21 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो तो ऐसे नहीं करना है ना। बेसिकली आप देखो तो 100 तक के पहाड़े आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। 100 तक के पहाड़ों के लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा, है ना, 10 मिनट में आप सीख जाओगे 100 तक के पहाड़े, है ना। अब देखो बेसिकली चलो यही बता देते हैं, थोड़ी सी बात है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो हमें निकालना है 42 सत्ते, ठीक है। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29, ये करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप क्या करोगे 42 7 निकालना है ना, 42 सत्ते निकालना है ना। आपको 7 का पहाड़ा तो आता है,
ठीक है। 7 का पहाड़ा तो आपको आता है ना। आप देखो 42 सत्ते 4 और 2, 42 है ना, 42 मतलब 4 और 2 42, 4 और 2, ठीक है। तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, है ना। आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है आपको दिमाग में रखना है कि 7 चौके 28, ठीक है ना, 7 चौके 28 इधर लिख रहे हैं, ठीक है। हमें कितना करना है 42 मल्टीप्लाई 7। आपको दिमाग में क्या रखना है 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, यानी आपके दिमाग में 7 चौके 28 एक जगह होना चाहिए और दूसरी जगह पे 7 दूनी 14 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो 28 है वो ऐड कर दो 1 में, यानी कितना हो गया 29, है ना। और पीछे वाला नंबर सेम टू सेम ऐसे, तो 294, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस मैं 10 मिनट की वीडियो बना के उसमें करवा दूंगा, है ना। तो अब 100 तक की टेबल बड़े आराम से आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो, इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, जोड़ना घटाना, ये सब अगर आप स्पीड में नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, चाहे आपको मैथ जितनी अच्छी आती हो, ठीक है। स्पीड बहुत अच्छी होना चाहिए मैथ में। अब देखो आगे, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 नंबर ज्यादा परीक्षा में आता है, तो पूर्णांक क्या होंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, इसे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर समझना, 2 बच्चे हैं, एक लड़का इसे मिले कितने 20% नंबर, और 20% नंबर मिले और 35 नंबर से फेल हो गया यानी कि माइनस 35 नंबर से कम आए, ठीक है ना। चलो, दूसरा लड़का है ये, ठीक है ना, ये हंस रहा है, इसे कितने नंबर मिले 50% नंबर मिले, 50% नंबर मिले, और ये क्या न्यूनतम अंकों से 32 ज्यादा लाता है, यानी इसे पासिंग मार्क्स से 32 नंबर ज्यादा मिल गए, है ना, तभी तो पास हो गया, ठीक है। तो इसे 20% नंबर मिले और पासिंग मार्क्स से 35 नंबर कम मिले, है ना, जितने में पास होना था उससे 35 नंबर कम मिले, इसे 32 नंबर ज्यादा मिले, और ये क्या हो गया पास हो गया। पास हो गया तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो गैप परसेंट के बीच में होगा वही गैप नंबर के बीच में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ परसेंट के बीच में गैप कितना है 30% का है, 30% का गैप है। यहाँ नंबर के बीच में गैप कितना है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो नंबर के बीच गैप निकालने के लिए अगर प्लस और माइनस में तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 35 प्लस 32 कितना हो जाएगा 67, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 30% बराबर है कितना 67। अगर दोनों में माइनस लगा होता तो हम क्या करते माइनस ही कर देते, ठीक है। माइनस का 35 माइनस का 32 होता तो हमारा कितना आता है यहाँ पे 3 आता, माइनस कर देते। दोनों में प्लस होता तो भी माइनस कर देते, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये, है ना। तो यहाँ पर देखो 30% का मतलब 67, तो यहाँ पर अगर 6 6 12 और 1 13 ये कटेगा तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 67/30, और 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 6 7 1 0, ये बचा 0/3, यानी कितने 670/3। तो ये ऑप्शन में हाँ है, बिल्कुल है 670/3 क्या हो गया पूर्णांक हो गया उसका। बात क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है, लेकिन करना आसान है, इसे आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस अगर आपको पता है परसेंट के बीच का अंतर नंबर के बीच का अंतर होता है, तो इसे बड़े आसानी से आप मन में कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ अगर आप देखोगे क्वेश्चन हमने देखा कि 20% नंबर ला रहा है 35 से फेल हो रहा है, 50% ला रहा है 32 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं उसे, ठीक है। तो 20 और 50, 20 और 50 का मतलब कितना 30% हो गया, और यहाँ पे 30% हो गया, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 35 + 20 हो जाएगा हमारा 67, ठीक है ना। हमें पता है 67 हो गया, यहाँ नीचे 3 और यहाँ 100, यानी 670/3 आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, ठीक है। ये खाली सिखाने के लिए होता है, इस तरह लिखने के लिए, ठीक है। इस पे आपको मतलब इस तरह नहीं लिखना है वहां पर, ठीक है, क्योंकि मार्किंग मतलब आप लिखते हो उसके नंबर नहीं मिलते, आपने टिक क्या लगाया हो कितनी जल्दी लगाया इस चीज के नंबर मिलते हैं, ये आपको फोकस करना है। देखो ये क्वेश्चन
एक परीक्षा में दुर्बा, वाह, दुर्बा को 70% अंक मिले, है ना। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, एक ही लड़की है अब इसमें, ठीक है ना। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। अब ये देखो, देखने में सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना, देखने में सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन करने में बच्चों को उतनी ही दिक्कत आई थी ये वाले क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑप्शन भी देख लोगे कितने बढ़िया बढ़िया दिए हैं ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर तो एक परीक्षा में दुर्गा ने 70% अंक मिले, तो एक लड़की थी, ठीक है, उसने एक पेपर दिया, यानी मान लो अगर m नंबर का पेपर था, इसमें कितने नंबर मिले उसे, 70% नंबर मिले, यानी 70/100। कितने नंबर का पेपर था उसने ये कहीं नहीं बताया। ये कौन से पेपर की बात हो रही है, ये बात हो रही है फर्स्ट पेपर की, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड पेपर भी दिया, सेकंड पेपर दिया तो यहां पर उसने बताया कि 25 में से 20 अंक मिले, यहां हमने परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां मतलब कितने नंबर मिले हमें ये पता चल गया, है ना। मतलब ऐसा आप समझो, ऐसा समझो, ऐसा लिख देते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में आ जाएगा, बच्चे फंस जाते हैं। देखो यहाँ पर पहला पेपर, ठीक है, यहाँ दूसरा पेपर, है ना। पहला पेपर कितने नंबर का था हमें नहीं बताया, तो हमने लिख दिया m। दूसरा पेपर कितने नंबर का है, वो कह रहा है 25 नंबर का, ठीक है, 25 में से 20 नंबर मिले। पहले पेपर में कितने परसेंट अंक मिले, पहले पेपर में मिले 70% अंक। दूसरे पेपर में कह रहा है 20 अंक मिले, यहाँ परसेंट नहीं बताया, अंक बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखो परसेंट तो निकाल सकते हैं ना, परसेंट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। कैसे, 20/25 गुणा 100, है ना। 25 में से 20 अंक ही तो मिले, है ना, यानी कि 20/25 में से मल्टीप्लाई 100, है ना, परसेंट आ जाएगा। 25 के 100 और 4 दूनी 8, यानी 80% नंबर उसे टोटल मिले, है ना। तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें कितने नंबर मिले, 80% नंबर मिले। अब उसके बाद क्या करता है, दोनों पेपर को जब जोड़ के देखता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो यहां पे कह रहा है कि यहां देखो मार्किंग कितने की हो गई, अब m+25, m नंबर का पहला वाला पेपर, 25 नंबर का दूसरा वाला पेपर, ये मार्किंग हो गई उसकी। और यहां पर उसे कितने परसेंट अंक मिल रहे हैं, देखो दिया हुआ है 78%, कितना, 78%। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप इसको कैसे करोगे, यहां पर देखोगे m नंबर का पेपर था तो उसे कितने नंबर बने उसके, 70/100 नंबर बने, ऐसे ही बोलोगे आप, है ना। प्लस ये कितने, 25 नंबर का पेपर था, 80% मिले, तो इसका तो दिया ही है 20, ठीक है ना, 20, और 25 का 80% निकालोगे तो भी 20, तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे प्लस क्यों लगाना, यहां पर देखोगे आप तो ये टोटल मार्क्स उसे मिल गए, m पहले पेपर में मार्क्स और प्लस दूसरे पेपर में मार्क्स बराबर, यहां पर दोनों पेपर मिला के कितने नंबर का पेपर हो गया, m+25, है ना। और ये पेपर में कितने मिले, 78%, यानी 78/100, तो टोटल इतने ही तो नंबर मिले, है ना। तो टोटल ये बराबर हो जाएगा, पहला पेपर प्लस दूसरा पेपर, यहाँ दोनों पेपर का टोटल, है ना। अब आप देखोगे अगर 100 का सब में मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे से 100 खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो 100 यहां से खत्म, 100 यहां से खत्म, इसमें 100 था नहीं तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगे, बात क्लियर है। तो 100 का काम खत्म हो गया। अब 100 का काम खत्म हो गया तो आप देखोगे यहां पर कितना बचा, 70m प्लस 2000 बराबर 78 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 78m प्लस 25 गुणे 78, ठीक है। अब देखोगे ये 70m है, ये 78m है, तो 70m जब उधर जाएगा तो 8m बचेगा, बिल्कुल बचेगा, बराबर, है ना। और इसे इस साइड ले आओ तो ये है 2000 माइनस 25 गुणे 78, ठीक है ना, 25 गुणे 78, तो 25 गुणे 78 यहां पे देखो 2000 माइनस 25 गुणे 78 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और यहां से हो जाएगा 195, है ना, यानी 1950, ठीक है ना। तो 8m बराबर कितना आ गया, 2000 माइनस 1950, यानी यहां से बोल सकते हो m बराबर कितना आ जाएगा, यहां से बचेगा कितना 50, और 8m से 8 आ जाएगा नीचे, यानी नीचे आ गया 8, ठीक है। तो ऊपर देखोगे कितना बचा हमारा 25, और नीचे कितना बचेगा, 2 से काटोगे तो नीचे 4, ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 छंग 24, 6.25, कितना 6.25,
है ना। यानी कितने नंबर का पेपर था, 6.25 नंबर का। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बात क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से। ठीक है ना, तो इसी तरह करके अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लगाने का फायदा ये होता है कि छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हो, और वो मोस्टली बच्चों को आते भी हैं, है ना, आपको भी आते होंगे, सीखे भी हैं क्लास में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चनों की, इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 5 से 6 क्वेश्चन जो 30 में से जो थोड़े से अच्छे आते हैं, या आप कहो हल्के से मॉडरेट या कठिन लेवल के आते हैं, उन क्वेश्चनों को अगर आप टैकल करना सीख गए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख गए, और इसमें बताओ आप कौन सा तरीका लगाओगे, कौन सी ट्रिक लगाओगे, इनमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। यहाँ पर आपका काम करता है खाली और खाली दिमाग। ठीक है, कि कैसे बेसिक तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों के लिए आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे क्वेश्चनों को आपको जल्दी सॉल्व करना है, और वो टाइम आप इन क्वेश्चनों में एडजस्ट कर सकते हो। तो जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाला है और कौन से क्वेश्चन में कम टाइम लगाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। वहां पर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे, आप पहचानना सीख जाओगे कि कौन से क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले हैं और कौन से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, यानी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में करने वाले हैं। बात क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो यदि संटी, वाह क्या नाम है संटी, है ना, संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है, तो 50 + 20 70% हो गया, और 1500 रुपए बचाता है। तो 70% तो खर्च कर दिया, बचा कितना, 30%, और 30% बचाता है, और ये 30% दिया है 1500। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, सीधी सी बात है, 3 से काट दो तो 10% का मान आ जाएगा 500, 10 का गुणा कर दो तो 100 का मान आ जाएगा, यानी कि 5000। ठीक है, ठीक है ना, तो 10 का गुणा कर दोगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, उसका कुल वेतन कितना है। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगा, जैसे ही पढ़ा वैसे ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन हमें बढ़िया क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर देखो सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, तो प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है प्रत्येक माह। ठीक है, ये कब करता है, प्रत्येक माह, और ये जो वेतन है ये है वार्षिक आय। ठीक है, ध्यान रखना, EMI की भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में क्या होगा। ठीक है, यानी एक महीने में कितने % सैलरी का वो EMI दे देता है। तो आप देखो हर महीने कितना देता है EMI, 40,000। ठीक है, तो एक महीने की सैलरी में से निकालना है ना, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI देता है, तो एक महीने के में से निकालना है। तो 12 साल, 12 महीने में, यानी पूरे एक साल में तो 24 लाख कमा रहा है ना। 12 से अगर काट दोगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 लाख रुपए उसकी सैलरी है पर मंथ। तो 2 लाख से हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई 100%, और ये आ जाएगा परसेंट। 2 जीरो ये कैंसिल, 3 जीरो ये कैंसिल, 2 से काटोगे कितना आ गया, 20%, है ना। यानी हर महीने वो 20% अपना EMI पर चुका देता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। टाइम ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हो गए बढ़िया क्वेश्चन हो गए, है ना। अगर आप अभी नहीं हो पाएंगे तो फिर ये जो बचे क्वेश्चन है इन्हें कल करवा देंगे, साथ साथ में 2019 के भी क्वेश्चन इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शेष दिया हुआ, एक शब्द दिया है शेष, पिछले वाले क्वेश्चन में शेष नहीं दिया था, है ना, यहाँ शेष दिया है। तो अगर हम मान ले कि उसकी पूरी सैलरी कितनी है, M है ना, तो यहाँ पर देखो 30% घर के किराए पे खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना उसके पास, 70%, यानी कि 70/100। और फिर बचे में से, शेष में से, ये शेष बचा ना, इसमें से 60% घरेलू खर्च में बर्बाद कर दिए। अब घरेलू खर्च में 60% खर्च कर दिए, तो 100 - 60 40, तो अब कितना बचे, 40/100, है ना। और प्रत्येक माह इतने रुपए बचा लेता है, तो प्रत्येक माह इतने बच के बराबर 6300, ये हो जाएगा आंसर। आप देखोगे 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, है ना। अब 7 से काटोगे, 7 9 63, यानी कि 900,
और 400 से 900 काटोगे तो 400 से 100 कटेगा 25 और 25 नंबे 225 और 200 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे जब 100 उधर जाएगा तो m बराबर आगे कितना 22500। ठीक है, कितना आ जाएगा 22500। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, उसने अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, उसके वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई है ना, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ा। ठीक है, अच्छा देखो क्या कह रहा है, मनोज नाम का एक आदमी है। ठीक है, ये मनोज भाई साहब हो गए। वो कह रहा है इसके खाने पर इसने कितना खर्च कर देता है, 33% खर्च कर देता है। खाने पर 33% खर्च कर देता है ना। अब देखो उसकी कुछ इनकम होगी, कुछ उसकी इनकम होगी है ना, इसमें से उसने कितना खर्च कर दिया, खाने में से 33% खर्च कर दिया। अब वो कह रहा है अगर उसकी इनकम 1000 रुपए बढ़ जाए, यानी कितनी हो गई, इनकम प्लस 1000, अब इतनी हो गई है ना। लेकिन वो कह रहा है कि खाने पर खर्च नहीं बढ़ाता है, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जितना पहले खर्च करता तो तभी भी करता है। ठीक है, जिसके कारण खाने पर खर्च उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो यहां पर खर्च कितना हो गया, 27% हो गया। ठीक है, 27% हो गया यहाँ पर खर्च। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, प्रारंभिक वेतन बोले तो ये वाली चीज इनकम कितनी है, प्रारंभिक इनकम। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो इसे कैसे करना है हमें। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि शुरुआत में वो कितना परसेंट कमा रहा था, 33%, बाद में कितना, यानी अगर आप देखोगे शुरुआत में 33% वो मतलब खर्च कर रहा था, कितना खर्च किया, इनकम मल्टीप्लाई 33/100 है ना। बाद में इनकम कितनी हो गई, आई प्लस 1000, यहां पर कितना खर्च कर रहा है, 27/100 है ना। रुपए के हिसाब से बराबर है, परसेंट घट गया बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि सैलरी बढ़ गई उसकी है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अगर इसे सॉल्व करोगे आप, पहली बात तो 100 से 100 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 27 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 27i प्लस 2700। ठीक है ना, और बराबर में क्या आ जाएगा, 33i। ठीक है, 27i इधर आएगा तो कितना बचेगा, 6i, कितना बचेगा, 6i। ठीक है, 6i बचेगा, बराबर में 2700 बचेगा है ना। 27i इधर आएगा तो 33i में से माइनस हो जाएगा तो 6i, बराबर में 2700 है ना। अब देखो 6 से इसे काटोगे 6 से अगर इसे काटोगे तो 6 चौके 24, बचा कितना 3 और 6 पंचे 30, 4500, सॉरी हाँ 4500। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4500 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, है ना। तो इस तरीके से बड़े आराम से सारे क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर सकते हो, आराम से सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है ना। ये इतने क्वेश्चन हमने आज कर लिए है ना इतने क्वेश्चन हमने आज कर लिए है ना। आपको ध्यान क्या रखना है, सारी चीजें आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है ना। लगभग आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे, रिवीजन अगर आप अच्छे से करोगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें एक एक करके हर एक चीज बेहतरीन तरीके से सिखाता रहूंगा आपको। ठीक है ना। और प्रैक्टिस करने में हर चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ताकि जो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से दूर रखते हैं उन क्वेश्चनों में आपकी पकड़ बन जाए। मैंने जैसे अभी बीच में बोला था है ना कि रेलवे के पेपर में, यानी कि ग्रुप डी के पेपर में 30 नंबर की मैथ आती है, जिसमें से 24 क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन बचे 6 क्वेश्चन सिलेक्शन ये डिसाइड करते हैं। जिन बच्चों ने इन 6 क्वेश्चनों को हैंडल कर लिया, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस हिसाब से आपको मैथ पढ़ना है। तो रिवीजन में आपको बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन फोकस मेरा इन 6 क्वेश्चनों पर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ाई करिए।